जब भी हमारे मन में कंप्यूटर का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सीपीयू बस यही घूमता है। पर क्या कंप्यूटर यही है? आखिर ये कहाँ से आया, किसने बनाया, कितने टाइप का होता है, और भी बहुत सारे सवालों के जवाब वीडियो एंड तक देखिएगा। यकीन मानिए आपको अफसोस नहीं होगा कि आपने ये वीडियो क्यों देखा। चलिए डिटेल में जानते हैं कि ये क्या है। जो लोग कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जैसे बीसीए, पीजीडीसीए, ट्रिपल सी, ओ लेवल या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। कंप्यूटर का उपयोग हम हर जगह करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम कंप्यूटर के साथ जुड़े हैं, चाहे हम कंप्यूटर चलाना नहीं आता फिर भी हमारे बहुत से काम इसी के माध्यम से होते हैं, जैसे बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सरकारी डिपार्टमेंट, बिलिंग में, एंटरटेनमेंट में, स्टडी में, स्टोर में प्रोडक्ट को स्कैन करने में और पेमेंट का भी भुगतान करने के लिए या फिर हिसाब किताब रखने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। यानी कंप्यूटर के बगैर हमारी ज़िंदगी आज की डेट में नहीं चल सकती। हम शुरू करेंगे डाटा से, क्योंकि ये वर्ड बार बार इस ट्यूटोरियल के अंदर यूज़ होगा। तो सबसे पहले देखते हैं डाटा को। यह एक महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि इसे जाने बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा। डाटा 0 to 9, स्मॉल लेटर्स में A to Z, कैपिटल लेटर में A to Z और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसे किसी भी पर्पस के लिए इकट्ठा किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। अगर डाटा को ऑर्गेनाइज कर ग्रुप में नहीं रखा जाता तो वो किसी काम का नहीं होता। डाटा कुछ इस प्रकार का हो सकता है: सिंगल कैरेक्टर, बूलियन, ट्रू और फॉल्स, टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, ऑडियो या वीडियो। जैसे किसी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फिल्म का नाम, एक्टर या जगह का नाम, ये सारा डाटा होता है। अब समझते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है। ये दोनों अलग अलग हैं। कुछ लोग डाटा को ही इन्फॉर्मेशन समझते हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है वो पूरी तरह से एक्यूरेट डाटा हो, जिसे पढ़ते ही सब कुछ आसानी से समझ आ जाता है और इसमें हर टाइप का डाटा अच्छी तरह से लिखा होता है। जबकि डाटा अपने आप में अधूरा होता है। हालांकि डाटा को अच्छे ढंग से एनालाइज करके सही तरीके से रिप्रेजेंट करना ही इन्फॉर्मेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं जैसे राम सन ऑफ रविंदर कुमार एक डाटा है, क्योंकि ये कौन है, कहाँ रहता है, उसकी जन्मतिथि क्या है, उसका एड्रेस क्या है, इसका डाटा किस पर्पज़ के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। जब इन सब बातों का भी हमारे पास डाटा होगा तब हम इसे इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक लैटिन शब्द है और कॉम प्लस PUTERE को मिलाकर कंप्यूटर शब्द बना है, जैसे कि आप देख सकते हो। कंप्यूटर शब्द मिला कंप्यूट वर्ड से, जिसका मतलब है गणना करना या कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, इनके थ्रू यूज़र से डाटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है या फिर कैलकुलेट या फिर सर्च करता है और उसका रिज़ल्ट आउटपुट डिवाइस पर यानी कि मॉनिटर या स्क्रीन पर भेजता है। सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन की पालना करता है। याद रखिए, कंप्यूटर एक मशीन है जो सिर्फ यूज़र द्वारा दिए निर्देशों का पालन करता है। अगर उसे यूज़र से कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलती तो वो कोई भी काम नहीं करेगा। अगर आपने कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो उसे पूरा किए बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। इससे पहले हमें CPU के बारे में जानना होगा। जैसे इंसान का दिमाग होता है वैसे ही कंप्यूटर का भी दिमाग होता है। जैसे CPU को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। CPU को हम पहले 3 पार्ट में बांट लेते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ALU। CPU का यह सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यह बेसिक मैथ की कैलकुलेशन के साथ ही लॉजिकल कैलकुलेशन, जिसमें काफ़ी कंडीशन लगी होती हैं, उनको भी कैलकुलेट करता है। इसी के अंदर कंट्रोल यूनिट यानी कि CU भी होता है। कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल तो करता ही है, साथ ही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तक सारे काम सीक्वेंस में भेजता है। इसमें एक और पार्ट होता है रजिस्टर। रजिस्टर का काम रैम से इंस्ट्रक्शन लेना है और उन्हें डिकोड कर ये पता लगाते हैं कि इनके साथ कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं।
यह डिवाइस से आने वाले डाटा को होल्ड करने का काम भी करते हैं। सीपीयू के अंदर अलग अलग तरह के रजिस्टर हो सकते हैं, ये उनकी स्पीड पर निर्भर करता है, जैसे 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या फिर 64 बिट। जब कोई भी यूज़र जो कंप्यूटर को चलाता है, इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड माउस से जब कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो सीपीयू में जाता है, तो कंट्रोल यूनिट का काम शुरू हो जाता है। कंप्यूटर के सभी डिवाइस को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को एएलयू में भेजता है, चाहे वो मैथ हो या लॉजिकल, जिनमें रजिस्टर का काम भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो भी रिजल्ट आता है वह रजिस्टर द्वारा आउटपुट डिवाइस पर कंट्रोल यूनिट के द्वारा भेजा जाता है। आउटपुट डिवाइस यानी कि जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर आदि। अगर यूज़र इस रिजल्ट को स्टोर करना चाहे तो कंट्रोल यूनिट उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर देता है। सेकेंडरी मेमोरी को हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? गूगल पर ढूंढने पर आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे कि इसकी फॉर्म ये है, वो है, तो मुझे इससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी है। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो प्लीज़ मुझे भी बताएं कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। जनरली मैंने भी इंटरनेट के ऊपर ढूंढा तो मुझे कुछ इस तरह के जवाब मिले। सबसे पहले आता है सी फॉर कॉमन, कुछ लोग इसे कमांडली भी बोलते हैं। नेक्स्ट पे ओ ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्पसली यानी कि पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल और टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशनल एंड आर फॉर रिसर्च। चलिए अब जान लेते हैं हम कंप्यूटर के बेनिफिट क्या होते हैं। अगर हम पुराने टाइम में जाएं तो आपको पता ही होगा कि सभी काम होने में कितना टाइम लगता था। एग्जाम्पल के लिए अगर एक लेटर किसी को लिखा जाता था तो उसे पहुंचने में कितना टाइम लगता था, ये अब कुछ ही सेकंड में पूरे वर्ड में भेजा जा सकता है। पहले टाइपराइटर होता था, उस मशीन पर जब कुछ लिखा जाता था उसे हम इरेज या एडिट या स्टोर नहीं कर पाते थे, लेकिन अब कंप्यूटर की वजह से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को हम इरेज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और आगे भी भेज सकते हैं, और ये हमारी की हुई किसी भी गलती को ठीक भी कर सकता है। पर आजकल कंप्यूटर की जगह फ़ोन ने ले लिया है। जो लोग डिज़ाइनिंग या कोडिंग करते हैं वो बड़ी मशीन की स्क्रीन को ही पसंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे पहले आती है इसमें स्पीड। कंप्यूटर की कैलकुलेशन करने की स्पीड को अगर इंसान की स्पीड से कंपेयर किया जाए तो ये इंसान काफ़ी पीछे रह जाएगा। कंप्यूटर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन या सर्च को कुछ ही पलों में कर देता है। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर की डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी होती है। उसमें आप कितने ही सालों तक बहुत सा डाटा, फाइल, सॉन्ग, वीडियो, ऑडियो आदि सब कुछ इकट्ठा करके रख सकते हो। एक्यूरेसी, कंप्यूटर को जो भी काम करने के लिए आप कहोगे वो वही करेगा। जैसे इंसान चेक और चेक में कंफ्यूज हो जाता है, पर कंप्यूटर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, इसकी एक्यूरेसी 100% होगी। सिक्योरिटी, इसमें रखा डाटा काफ़ी सिक्योर होता है, जो कि यूज़र की मर्जी के अलावा अपने आप ख़त्म नहीं हो सकता। अगर आप इसमें रखे हुए डाटा पर पासवर्ड लगा देते तो उसे वो ही खोल सकता है जिसको उसका पासवर्ड पता होगा। कैपेसिटी, कंप्यूटर के काम करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। इंसान के मुकाबले इसे आप दिन रात काम पर लगा सकते हैं, ये नहीं थकता। ऑटोमेशन, कंप्यूटर ऑटोमेटिक होता है। कंप्यूटर जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र से लेता है वो उसी तरह से उस काम को करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक आपका काम ख़त्म ना हो जाए। वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो कोई भी पेशा हो, जैसे वकील, डॉक्टर या फिर कोई बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। रिलायबिलिटी, इसके रिज़ल्ट पर आप पूरा भरोसा कर सकते हो। जहाँ भी आपने इसमें डाटा रखा होगा वहीं वो डाटा आपको मिलेगा। रिडक्शन ऑफ मैन पावर, कंप्यूटर काफ़ी लोगों का काम अकेले ही कर लेता है, इससे आप काफ़ी पैसे बचा सकते हो। चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर की जनरेशन को। पहले जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तब उसकी शेप ऐसी नहीं थी, वो काफ़ी बड़ा था, शायद एक कमरे के साइज़ का। पर आज का कंप्यूटर काफ़ी कॉम्पैक्ट है, क्योंकि धीरे धीरे टाइम और ज़रूरत के साथ इनका आकार, स्पीड आदि सब बदल गया है। अगर आप गूगल पर ढूंढोगे तो आपको अलग अलग साइट पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आइए जानते हैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। हज़ारों वर्ष से इंसान अपना हिसाब किताब रखने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करता है। पहले इशांगो बॉन्ड्स पर लाइन लगाकर ग्रुप्स में नंबर लिखे जाते थे। 2400 BC से पहले अबेकस का इस्तेमाल हुआ, जिसे टिम कार्मर ने इन्वेंट किया था। पहले इसे कैलकुलेशन के लिए वो लोग इस्तेमाल करते थे जो आंखों से नहीं देख सकते थे। चलिए अब जानते हैं आज के मॉडर्न कंप्यूटर कौन से हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। 19वीं सदी में भाप से चलने वाले उपकरणों को मशीन कहा जाता था। चार्ल्स बेबेज ने पहला भाप से चलने वाला एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। तो चलिए जानते हैं हम इसकी फर्स्ट जनरेशन को।
कि पहली पीढ़ी इसकी कौन सी थी। तो पहली जनरेशन 1942 से 1955 के बीच में शुरू हुई। इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता था क्योंकि इनमें मेमोरी और सर्किट के लिए काफ़ी सारा वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। ये मशीन लैंग्वेज द्वारा चलाए जाते थे और काफ़ी महंगे होते थे। जहाँ इन्हें रखा जाता था वहाँ टेम्परेचर कम होता था क्योंकि साइज़ में बड़ा होने के कारण ये काफ़ी गर्मी छोड़ते थे और ये काफ़ी बिजली खाते थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हमारी बिजली खाता था। उस समय बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता था। पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप का उपयोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह होता था। जो भी प्रोग्राम इसमें बनाए जाते थे वो पंच कार्ड में स्टोर करके रखे जाते थे। सेकेंड जनरेशन यानी कि दूसरी पीढ़ी वो थी 1956 से 1963 तक। इस टाइम में इनका साइज़ पहले से छोटा हो चुका था क्योंकि इनमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू हो चुका था और ये सस्ते, कम बिजली खाने वाले और तेज़ हो चुके थे। इनमें प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक चार्ज और सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप उपयोग किए जाते थे, पर इसमें अभी भी पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। और उस समय फोर्ट्रैन और कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिन्हें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के साथ इस्तेमाल किया जाता था। इसके कुछ एग्जांपल हैं IBM 1620, IBM 7094 और UNI VAC 1108। ये उस समय उपयोग होने वाले कंप्यूटर थे। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन यानी कि तीसरी पीढ़ी जो 1964 से 1971 या 1971 के बीच में थी। अब इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट उपयोग होता था। एक IC के अंदर सर्किट के साथ काफ़ी ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते थे। इसमें कंप्यूटर का साइज़ और क्षमता पहले से बेहतर हो चुकी थी और उस टाइम में एल्गोल, पास्कल, कोबोल हाई लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। ये साइज़ में छोटे, कम गर्म, तेज़ स्पीड और इसमें AC की ज़रूरत पड़ती थी। कम बिजली लेने वाले होते थे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं IBM 360, TDC 316। ये इनके टाइप हैं। चलिए जानते हैं फोर्थ जनरेशन को यानी कि चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी 1972 से 1980 के बीच में थी। इनमें VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था, जिसमें लगभग 4000 से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर एक चिप में लगे होते थे और प्रोसेसर का आविष्कार हो चुका था। उस समय में C++, DBase, लोटस उपयोग होना शुरू हो चुका था। इसकी कुछ विशेषताएं इस तरह हैं। ये काफ़ी सस्ते थे, पोर्टेबल थे, स्मॉल साइज़ था, नेटवर्क का उपयोग शुरू हो चुका था। इसके कुछ कंप्यूटर के टाइप हैं DEC10, PDP-11। अब बारी आती है फिफ्थ जनरेशन की यानी कि पाँचवीं पीढ़ी की। तो 1980 से लेके अब तक हम पाँचवीं जनरेशन के अंदर हैं, जहां एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 10 मिलियन से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। इनमें फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, गेम खेलने की पूरी क्षमता, वाइड नेटवर्क, कमांड से चलने वाले कंप्यूटर सस्ते भी होते हैं, कॉम्पैक्ट भी होते हैं और टेक्नोलॉजी का वास्ट उपयोग होता है। हर दिन इसमें कुछ ना कुछ नया डेवलप हो रहा है। अब AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है। आने वाले टाइम में एक मशीन को इंसान की तरह सोचने और समझने की टेक्निक दे रहा है और अब भी नई चीज़ों पर लगातार रिसर्च जारी है। चलिए जानते हैं कंप्यूटर के टाइप के बारे में। आजकल इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। इनको इनकी कैपेसिटी, मेमोरी और ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पहले नंबर पर आता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को सभी पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये IBM द्वारा पहली बार बनाया गया था, IBM मॉडल 5150, जिसमें उस समय का पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS चलता था। इसमें अलग से CPU, स्क्रीन, मॉनिटर, माउस होते हैं। इनमें लोग वेब डिज़ाइनिंग, गेमिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनमें एक्स्ट्रा डिवाइस अटैच हो सकते हैं जैसे कि प्रिंटर, स्पीकर, कैमरा आदि। दूसरे नंबर पर आता है लैपटॉप। लैपटॉप को सभी नोटबुक के नाम से बुलाते हैं क्योंकि इनका साइज़ कॉम्पैक्ट होता है। इसे हम कहीं भी कैरी कर ले जा सकते हैं। सबसे पहला लैपटॉप एडम ऑसबॉर्न ने 1981 में बनाया था, पर जो सही ढंग से अच्छी तरह से काम कर सके वो 2000 सन में बनाए गए थे। इनमें इनबिल्ट टच पैड होता है जो माउस का काम करता है, इनबिल्ट कीबोर्ड होता है जो कि टाइपिंग के काम आता है, स्क्रीन भी जुड़ी होती है और कम वॉट के स्पीकर होते हैं जिनमें हम म्यूज़िक और आवाज़ का मजा ले सकते हैं। इसमें बैटरी होती है जैसे कि फ़ोन के अंदर होती है, जिसकी मदद से हम इसे पावर से डिस्कनेक्ट कर कहीं भी ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें कैमरा भी होता है जिसकी मदद से आप लाइव होकर किसी से बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टैबलेट। इसकी इन्वेंशन का गूगल में खोजने पर
2001 दिखाता है, पर कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट को इसका क्रेडिट देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने पहला टैबलेट बनाया था। यह साइज़ में छोटा है, इसलिए इसे पाम टॉप कहते हैं। पाम टॉप यानी कि हाथ पर रखकर उपयोग होने वाला या हाथ के साइज़ का कंप्यूटर, जिनका साइज़ 7 इंच से लेकर 10 इंच का हो सकता है। इनमें कैमरा पहले से लगा होता है। कीबोर्ड और माउस की जगह स्क्रीन पर टच करके आप कहीं भी टाइप कर सकते हैं और अपने पॉइंटर को ले जा सकते हैं। इनकी मेमोरी कम होती है। इनमें बैटरी होने से हम चार्ज कर काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोन, यही काम आज आप फ़ोन पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें भी काफ़ी खूबियाँ होती हैं, जैसे मेल, स्कैनिंग, कॉल, इंटरनेट, ऑनलाइन क्लास, इंटरव्यू, गाड़ी की बुकिंग, शॉपिंग आदि सब इसी पर होता है। आज की डेट में सभी बड़ी कंपनी इन्हीं पर ही काम कर रही हैं, क्योंकि फ़ोन कॉम्पैक्ट होने की वजह से इसने पूरी दुनिया को एक हाथ के साइज़ वाले डिवाइस पर लाकर रख दिया है। इनमें इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। पूरी दुनिया में सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है। इनका उपयोग किसी भी कंप्यूटर बेस्ड काम के लिए हो सकता है, जैसे कि ये सबसे तेज़ कंप्यूटर होते हैं और इनसे मुश्किल काम लिए जाते हैं, जैसे रिसर्च करना, वेदर फोरकास्ट करना, रासायनिक यौगिकों की खोज करना या फिर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल्स फिजिकल सिमुलेशन, जैसे कि ब्रह्मांड, परमाणु और अंतरिक्ष में होने वाली गुणों या क्षणों की गणना करना। पहला सुपर कंप्यूटर CDC कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन 6600 1964 के नाम से जाना जाता है। आज जबकि हम बात कर रहे हैं तो आज का युग में सुपर कंप्यूटर है समिट, जो कि ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी USA में है। इसकी क्षमता 148.6 पेटाफ्लॉप्स की है। यह बहुत बड़ी कैलकुलेशन और रिसर्च को बड़ी तेज़ी से कर सकते हैं। ये 2014 में दुनिया के सामने आया। इसका उपयोग अर्थक्वेक, एटॉमिक स्केल आदि में हो रहा है। नेक्स्ट है सर्वर। यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम हो सकता है, जो कि क्लाइंट कंप्यूटर द्वारा मांगी सूचनाओं को प्रदान करता है और स्टोर करने का काम करता है। यह LAN लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरनेट पर WAN यानी कि वैन वाइड एरिया नेटवर्क के रूप में काम करता है। आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ये एक से ज़्यादा कंप्यूटर का नेटवर्क है जो आपस में संदेश और सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं। अगर एक सर्वर कंप्यूटर से बहुत से कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं तो वो मल्टीपल्स क्लाइंट कंप्यूटर्स को एक ही समय में सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। सर्वर की स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। आसान सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं तो हम उसे सर्वर या क्लाइंट बोलते हैं, जिसमें जो मेन कंप्यूटर होता है वो सर्वर कहलाता है, जो उसके साथ जुड़े हुए छोटे कंप्यूटर होते हैं वो क्लाइंट कहलाते हैं। ज़्यादातर जो सर्वर आज इस्तेमाल होते हैं वो इस प्रकार हैं। फाइल सर्वर, जहां फाइल को अलग अलग जगह पर शेयर कर सकते हैं। गेम सर्वर, इसमें एक ही सर्वर पर काफ़ी यूज़र मिलकर गेम्स खेल सकते हैं। मेल सर्वर, ये मेल के लिए उपयोग होता है। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि गूगल कितना बड़ा मेल सर्वर है, जो एक ही टाइम में कितने मिलियन लोगों को एक साथ मेल दिखा सकता है और भेज सकता है। प्रिंट सर्वर, इसका उपयोग एक समय में बहुत सी कंप्यूटर पर एक ही प्रिंटर को इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम। ये भी एक बहुत फास्ट कंप्यूटर का टाइप है। इसे लोग सर्वर की तरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी स्पीड एक आम पर्सनल कंप्यूटर से काफ़ी अच्छी होती है। ये साइज़ में बड़े होते हैं और काफ़ी महंगे होते हैं। इसे बैंक, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रेलवे स्टेशन आदि में उपयोग किया जाता है।